नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 26 सितंबर 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ये सभी करंट अफेयर्स आपके आगामी सभी परीक्षाओं जिसमें बीपीएससी, एईडीओ, बीएसएससी, सीजीएल 4, बिहार दरोगा और इसके अलावा अन्य सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसीलिए इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसकी खास बात है कि प्रत्येक क्वेश्चन के साथ 2, 4, 5 एक्स्ट्रा फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखते हैं पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 6th शेड्यूल अर्थात 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हिंसक हुए। इन विच यूनियन टेरिटरी डिड प्रोटेस्ट डिमांडिंग 6th शेड्यूल रिकॉग्नाइजेशन टर्न वायलेंट रिसेंटली। तो इसका जो आप इमेज साथ में लगाए हैं, इससे देख करके भी आप इसे याद रख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। किस राज्य में? तो लद्दाख में। सही आंसर है लद्दाख, यूटी में। इस क्या हुआ हाल में? केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, यहाँ पे हिंसक प्रदर्शन हुआ है। तो यहाँ देखिए किस लिए हुआ है। तो लद्दाख में पूर्ण राज्य का दर्जा की मांग की जा रही है और केंद्र शासित प्रदेश को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। अर्थात जब पूर्ण राज्य या 6ठी अनुसूची की बात होगी तो तब हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इसके जो संवैधानिक प्रावधान है अलग अलग है। बात करें अनुसूची की तो हमारे संविधान में कुल कितने अनुसूची है? तो कुल 12 अनुसूची है और इन 12 अनुसूचियों को आप ट्रिक से देख सकते हैं। जैसे एक ट्रिक होता है इसका, 6वें सास जाकर पिसाए ससुर भावी दाल पीती नगर में। दोस्तों इसमें आप कर सकते हैं क्षेत्रफल, वेतन, सीटों की संख्या, पहले शपथ, फिर सीटों की संख्या, फिर जनजातीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर जनजातीय क्षेत्र, फिर देख सकते हैं 6 और 7वां हम दे सकते हैं। 7 में जो संवर्ती सूची, संघ सूची, राज सूची दिया हुआ है ये होगा। उसके बाद आप भूमि सुधार से देख सकते हैं। उसके बाद भाषा पहले 8 में भाषा, 9 में भूमि सुधार हो जाएगा। फिर दल बदल 10 में हो जाएगा। 11 में पंचायती राज और 12वें अनुसूची में नगर पंचायत के बारे में वर्णन है। दोस्तों ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे संबंधित अन्य जो फैक्ट है इनको भी देख ले। तो 6th शेड्यूल जो है संविधान के अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत आते हैं। और यदि बात करें कि जब किसी भी राज्य को क्या मिल जाता है तो 6ठी अनुसूची में जगह मिल जाता है तो उसे क्या होता है, तो स्वायत्त जिला परिषद बनाने की उन्हें शक्ति मिल जाती है। और जब स्वायत्त जिला परिषद बना सकता है तो उनके पास क्या आ जाता है? विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां आ जाता है। और अभी वर्तमान में किसमें 6ठी अनुसूची लागू है? तो याद रखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य है। इन 4 राज्यों में 6ठी अनुसूची लागू है। और क्यों हाल में घटना में क्यों है, चर्चा में क्यों है ये घटना? तो हाल ही में लद्दाख में विद्रोह हिंसक हो गए हैं, इसीलिए ये घटना चर्चा में बना हुआ है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जितना भी फैक्ट हुआ है सब मिला दे तो हमको लगता है 10 से 15 फैक्ट आपका रिवीजन हुआ। इसी तरह से प्रत्येक प्रश्न A to Z प्रश्न इसी तरह से हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न। दोस्तों अभी बात आई थी लद्दाख की, तो लद्दाख से संबंधित कुछ अन्य तथ्य को भी देख लेते हैं ताकि आपके एग्जाम में बनने वाले कोई भी प्रश्न आपसे मिस ना हो। लद्दाख से जुड़े हालिया 5 घटना। तो सियाचिन युद्ध स्मारक, सेना ने पहली बार महिला अधिकारियों के दल को इसमें शामिल किया है। दुनिया का सबसे ऊंची सड़क जो है BRO ने लिंक मिगला में 19,400 फीट पर सड़क बनाई है। सबसे ऊंचा सड़क हो गया ये सभी लद्दाख से जुड़ा हुआ है। हिम तेंदुआ संरक्षण की बात हो रही है लद्दाख में, तो लद्दाख में जनसंख्या बढ़ाने हेतु नई परियोजना शुरू किया गया है। ई बस सेवा, लेह नुब्रा श्योक मार्ग पर इलेक्ट्रिक बस चलाई जा रही है। भूतापीय ऊर्जा के लिए पूगा घाटी में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। ये सभी लद्दाख से जुड़े हालिया घटनाक्रम है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में FIPIC विदेश मंत्रियों की बैठक, ये किसकी बैठक हो रही थी? तो सभी विदेश मंत्री इसमें बैठक कर रहे थे कि मेजबानी किसने की है। दोस्तों जब विदेश मंत्री की बैठक है तो विदेश मंत्री ही मेजबानी करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये संस्था कौन सी है और कब बना था।
तो इसे ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ 3 इमेज लिए हैं। FIPIC का हिंदी में पूरा नाम है प्रशांत द्वीप सहयोग मंच, और इसे फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन। यह भारत और 14 प्रशांत देश अर्थात प्रशांत महासागर में जो छोटे छोटे द्वीप समूह है, उन सभी जो 14 देश है, तुवालू के अलावा और छोटा छोटा कई टोगो, कई ऐसे छोटे छोटे जो द्वीप है, इन्हीं सब के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए इसे 2014 में स्थापित किया गया था दोस्तों। तो आपने फुल फॉर्म देखा, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन जो है ये है, इसके साथ है भारत ने क्या किया है, मेजबानी की है भारत ने, बैठक की मेजबानी की है। तो बात आती है कि स्थापना 2014 में हम लोग देखे हैं, कितने देश है, 14 प्रशांत द्वीप के देश है। भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ये हिस्सा है, भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ये हिस्सा है। और फोकस क्या है, किस पर है, तो व्यापार, तकनीकी और राजनयिक सहयोग पे है। और हाल ही में चर्चा में क्यों है, तो भारत के विदेश मंत्री ने बैठक की मेजबानी की, इसीलिए हाल में चर्चा में बना हुआ है। ये बात करें कि हाल फिलहाल में जितने भी बैठक, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैठक भारत में हुए हैं, ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं, सेमिकॉन इंडिया 2025 में हुआ है, 2 से 4 सितंबर नई दिल्ली में। और सेमिकॉन अर्थात सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में ये अंतर्राष्ट्रीय बैठक और सम्मेलन है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। यदि बात करें भारत 6G 2025 तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, ये कहाँ हुआ, तो 14 मई को नई दिल्ली में 6G विजन 2030 के साथ हुआ दोस्तों। भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन कब हुआ, 1820 सितंबर कोची में। और साथ ही दोस्तों याद रखेंगे, चाय उद्योग की स्थिरता और नवाचार को बढ़ावा देने की बात हुई इसमें। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 दोस्तों, तो मार्च में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। और विषय क्या था, जलवायु परिवर्तन व SDG सहयोग विषय है। आहार 2025 फूड एंड हॉस्पिटैलिटी मेला 5 से 9 मार्च नई दिल्ली, खाद्य और आतिथ्य उद्योग प्रदर्शन दोस्तों, ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखेंगे, दिल्ली देख लीजिए कहाँ कहाँ है, ये एक दिल्ली, दूसरा भी दिल्ली, तीसरा भी, चौथा भी। बस एक एक्स्ट्रा में याद रखेंगे कि चाय का वाला जो है कोची केरल में हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। देखिए, आपको इमेज दिखाने का, इमेज लाने का साथ साथ मेरा मकसद है कि आप इमेज के थ्रू, जो पिक्टोरियल माइंड से होता है, किसी चीज को देख लेने से, विजुअलाइज कर लेने से ज्यादा दिनों तक याद रहता है। इसीलिए आपके सामने बार बार ज्यादा से ज्यादा पिक्चर के साथ करंट अफेयर्स करवा रहे हैं दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन है, के वीजा नीति किस देश ने विदेशी तकनीकी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए शुरू किया है। तो दोस्तों हुआ क्या है, हाल ही में H1B वीजा, जो अमेरिका का वीजा था, H1B वीजा जो था, इसकी शुल्क बढ़ा दी गई। जब इसकी शुल्क बढ़ा दी गई तो इसका भारत पे क्या असर पड़ा, तो भारत के जो पेशेवर है, जो नौकरी पैसे वाले हैं, जो IT उद्योग वाले हैं, जो स्टार्टअप करने वाले, इनोवेशन वाले लोग हैं, ये अब अमेरिका न जा करके अब कहाँ रहेंगे, ये भारत में रहेंगे। भारत में नए स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, नया इकोसिस्टम स्टार्ट करेंगे, नया इनोवेशन भारत में लगाएंगे। तो भारत का जो घरेलू अर्थव्यवस्था है ये मजबूत होगी। ठीक उसी तरह से एक देश है जिसने विदेशी तकनीकी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए अपनी एक नई नीति बनाई है, के वीजा करके। किसको आकर्षित करने के लिए, तो दूसरे देशों के प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए। तो ये किस देश ने किया दोस्तों, आप देख करके ही समझ गए होंगे किसका है ये वीजा, तो चीन का के वीजा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आंसर सी इसका सही आंसर होगा। और ये 2 वीजा हो गया। H1B वीजा किसका है, तो अमेरिका का। के वीजा किसका है, तो चीन का। एक तीसरा भी वीजा की बात कर ले दोस्तों, गोल्डन वीजा। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ किसका है, ये UAE का है। UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात का है ये वीजा। इस वीजा में क्या होता है दोस्तों, तो ये गोल्डन वीजा जो होता है, इसके जो धारक होते हैं उन्हें छूट होती है वहां घूमने की, वहां रहने की। और गोल्डन वीजा आप लेकर के वहां जाकर के रह सकते हैं, ठहर सकते हैं। तो ये UAE ने गोल्डन वीजा जारी किया है दोस्तों। बात आती है कि वीजा से संबंधित, तो के वीजा से संबंधित इसे भी देख लेंगे। तो अक्टूबर 2025 से लागू होगा, इसी साल अक्टूबर महीने में ये लागू हो जाएगा। के वीजा की बात हो रही है दोस्तों।
विज्ञान और तकनीकी प्रतिभा को आकर्षित करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा, यदि कम वीजा का चार्ज कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ जाना चाहेगा, और ज़्यादा लोग जाएगा तो ज़्यादा तकनीकी प्रतिभा वहाँ आकर्षित होगा। यहाँ मल्टीपल एंट्री और लंबे समय तक प्रवास की सुविधा है के वीजा में दोस्तों। के वीजा किसकी वीजा है? चाइना की वीजा है, और इसमें लंबे समय तक आप वहाँ रह सकते हैं। खासकर स्टेम ग्रेजुएट अर्थात साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, ये सभी जो होता है ग्रेजुएट जो व्यक्ति है इसे टारगेट किया गया है, और स्टेम ग्रेजुएट लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है दोस्तों। क्यों चर्चा में है दोस्तों? तो चीन ने के वीजा शुरू किया, इसलिए चर्चा में है। देखते हैं अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न इसी से रिलेटेड। दोस्तों, यदि पिछले 6 महीने में वीजा से संबंधित जुड़े 5 प्रमुख करंट अफेयर्स को देखें तो H1B वीजा शुल्क में वृद्धि किसने की है? यूएस ने H1B वीजा के आवेदन पर कितने लाख का अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है? यहां से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो 1 लाख रुपए दोस्तों। अमेरिकी वीजा इंटरव्यू नियम में बदलाव किया गया है, तो भारतीय आवेदक अब इंटरव्यू केवल अपने देश या कानून निवास स्थान पर देंगे। न्यूजीलैंड रिमोट वर्क वीजा क्या है दोस्तों? तो ये भारतीय नागरिक 90 दिन रिमोट वर्क कर सकते हैं और कुल 6 महीने तक वहां ठहर सकते हैं दोस्तों। पूछा जाएगा कि भारतीय नागरिक को 30 दिन तक वीजा मुक्त यात्रा किस देश ने दी है? तो इसे ध्यान रखेंगे, पलाऊ। ये भी प्रशांत महासागर का एक द्वीप वाला कंट्री है, पलाऊ दोस्तों। फिलीपींस डुअल वीजा फ्री ऑफर, तो पूछा जाएगा डुअल वीजा फ्री ऑफर किसने दिया है? ये फिलीपींस ने दिया। भारतीयों के लिए 14 दिन वीजा मुक्त। यूएस, शेंगेन, यूके वीजा धारकों के लिए 30 दिन दोस्तों। ये सभी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात होती है तो NPCI अर्थात नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस देश के नेशनल बैंक के साथ मिल करके UPI QR पेमेंट शुरू किया है? दोस्तों, आपको इमेज देख के ही आंसर पता चल गया होगा। तो कहां पे चला है? तो कतर में भी UPI चलेगा, अर्थात इसका सही आंसर है कतर। तो कौन सा बैंक है? तो कतर नेशनल बैंक है दोस्तों। इसे शॉर्ट फॉर्म में QNB बोलते हैं, कतर नेशनल बैंक दोस्तों। तो कतर नेशनल बैंक के साथ क्या हुआ है? UPI QR पेमेंट शुरू किए गए हैं। देखते हैं इससे संबंधित अन्य फैक्ट। तो UPI जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 2016 में NPCI ने लॉन्च किया था। यह IMPS इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है, अर्थात बहुत जल्दी जो पैसा ट्रांसफर होता है उस पर आधारित है। भारत में तेज और सुरक्षित लेन देन का सबसे लोकप्रिय तरीका है दोस्तों यह। अब भूटान, सिंगापुर, यूएई, मॉरिशस, ये सभी देश याद रखेंगे। भूटान, सिंगापुर, यूएई और मॉरिशस जैसे देश में यह मान है, UPI अब मान है दोस्तों। आप कभी जाएंगे इन देशों में घूमने, चाहे भूटान चले जाइए, सिंगापुर, UAE और मॉरिशस, तो आपको वहां UPI काम कर जाएगा। चर्चा में क्यों है दोस्तों ये UPI वाला? तो NPCI ने हाल ही में कतर नेशनल बैंक QNB के साथ QR आधारित UPI पेमेंट शुरू किया है। बात करें UPI की अंतर्राष्ट्रीय विस्तार योजना के तहत अब तक कितने देशों में UPI सुविधा शुरू हो चुकी है? कतर के अलावा प्रमुख देश जहां UPI शुरू हुआ है ये है सिंगापुर। यहाँ पे भारतीय बैंक और स्थानीय बैंक के बीच साझेदारी से UPI इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शुरू हुआ है। और UAE, भारतीय निवासियों के लिए UAE में UPI भुगतान सुविधा उपलब्ध है। कतर तो हम लोग देखे ही अभी जस्ट। और बांग्लादेश, भारतीय बांग्लादेशी बैंकों के सहयोग से सीमा पार भुगतान शुरू हो चुका है। भूटान, भारत भूटान द्विपक्षीय डिजिटल भुगतान सुविधा के तहत UPI उपयोग हो चुका है दोस्तों। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसी नेट पोर्टल पर नया ई साइन फीचर किस संस्था ने जोड़ा है दोस्तों? तो ये इनहांसिंग टेक्नोलॉजी यूज के लिए इसी नेट पोर्टल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नेट जो होता है नेट पोर्टल पर नया ई साइन फीचर जोड़ा है दोस्तों। ई साइन फीचर से होगा क्या दोस्तों कि इस पोर्टल पे जाके अब जब ई साइन आप जब अपना आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड बनाते हैं, या कोई नया 18 साल पूरा करने वाले युवक अपना ID कार्ड बनाना चाहता, वोटर ID कार्ड रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता, तो ई सिग्नेचर फीचर के द्वारा उसे बहुत जगह जाना नहीं पड़ेगा और सिर्फ ये अपना नाम जुड़वा सकता है दोस्तों। तो इसी नेट पोर्टल पर ध्यान रखेंगे, पोर्टल का नाम क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट पोर्टल है ये दोस्तों। इसी नेट पोर्टल है, ये याद रखेंगे। और कैसा साइन? ई साइन। ई साइन का क्या मतलब हुआ? ई सिग्नेचर। जैसे कि आपके पास आपका कोई नाम हो तो आप ऐसे करके आप नाम लिख सकते हैं, आप सिग्नेचर कर सकते हैं। इस तरह से ई साइन के तहत जोड़ा गया है दोस्तों। तो क्या इसका सही आंसर है किस संस्था ने जोड़ा है?
तो निर्वाचन आयोग ने। दोस्तों देखते हैं, इसी नेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, और साथ ही ये 40 इलेक्शन रिलेटेड एप्स, टोटल कितने 40 ऐप को इंटीग्रेटेड करता है, एक ही साथ जोड़ेगा। दोस्तों इसमें जो 40 इलेक्शन रिलेटेड एप्स है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे है कि वोटर हेल्पलाइन ऐप, सी विजिल ऐप, सुविधा 2.0 ऐप, चुनाव संबंधित सभी सेवाओं के लिए एक एकल प्लेटफॉर्म है इसी नेट पोर्टल। और करंट अफेयर्स में क्यों है ये, चर्चा में क्यों आया है, तो हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए ई साइन फीचर को जोड़ दिया है। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ई साइन फीचर जोड़ा है। दोस्तों अब ई साइन फीचर क्या है इसको देखिए। नए वोटर या संशोधन के लिए या तो आप नया वोटर हो सकते हैं या आप जो वोटर आईडी बना उसमें सुधार करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन पर डिजिटल सिग्नेचर के जरिए तुरंत साइन किया जा सकता है। दोस्तों इससे पेपरलेस, तेज और सुरक्षित वोटर रजिस्ट्रेशन संभव हो पाएगा। उपयोगकर्ता को आवेदन प्रिंट या डाक भेजने की जरूरत नहीं होगी। इस साइन फीचर ने ऑनलाइन वोटर पंजीकरण को भी पूरी तरह से डिजिटल और यूजर फ्रेंडली बना दिया है। अब बात आती है चुनाव प्रक्रिया के उपयोग को समझाया गया है और मुख्य बिंदु क्या क्या है इसमें। तो दोस्त इसी नेट पोर्टल क्या है, 40 ऐप को एक साथ जोड़ता है। ये क्या करता है, 100% वेब कास्टिंग करता है, अर्थात हर पोलिंग स्टेशन पर वेब कास्टिंग करेगा ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित रहे। रियल टाइम टर्न आउट अपडेट देगा। यह जो ऐप है इसी नेट पोर्टल है। अधिकारी 2 घंटे में वोटिंग डेटा अपलोड करेगा इस पे, और मैंडेटरी वीवीपैट काउंट होगा। अगर ईवीएम और फॉर्म 70 में अंतर पाया गया या मॉक पोल डाटा डिलीट न हुआ तो वीवीपैट की गिनती अनिवार्य कर दी जाएगी। सब मिला के कह सकते हैं दोस्त, इसी नेट पोर्टल जो है पारदर्शी, सुरक्षित और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाने के उपाय का एक नाम है इसी नेट पोर्टल। दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, हाल ही में रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर अर्थात रेल पर से ही मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा, दागा जाएगा। सफल परीक्षण की गई है और इस मिसाइल का नाम क्या है दोस्तों, अग्नि-P मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता कितनी हो गई है, रिसेंटली व्हाट इज द रेंज ऑफ अग्नि-P मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड फ्रॉम रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। तो इसकी मारक क्षमता जो है दोस्तों 2000 किलोमीटर है। देखिए ये रेल है, रेल इंजन है, और ये पीछे जो है यहाँ पे लगा हुआ है मिसाइल, और यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। तो रेल से उस जगह पे पहुंचाया जाएगा जहां से लॉन्च करना होगा और वहां से लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों तो ये कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर है, उसमें से भारत भी अब शामिल हो गया है। रेल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है भारत के द्वारा। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर अग्नि प्राइम P से प्राइम मिसाइल का परीक्षण हुआ दोस्तों। अग्नि-P मतलब अग्नि प्राइम। दोस्तों बात करते हैं इससे संबंधित अन्य तथ्यों की। तो स्वदेशी 2 चरणीय मिसाइल है ये। अग्नि प्राइम एक स्वदेशी है, 2 चरण वाला 2 स्टेज वाला एक मिसाइल है। इसमें सॉलिड फ्यूल आधारित बैलिस्टिक मिसाइल भी है। दोस्तों ये क्या है, 2000 किलोमीटर तक है, इसीलिए इसे MRBM में श्रेणी में रखा गया। MBRM क्या होता है दोस्तों, तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होता है, 2000 किलोमीटर के रेंज वाले। रेल आधारित लॉन्चर है दोस्तों। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से परीक्षण मिसाइल की रणनीतिक लचीलापन को बढ़ाएगा। ये जीवित रहने की क्षमता, ऐसे लॉन्चर मिसाइल की सर्वाइवलिटी जो है को मजबूत करेगा, क्योंकि वे आसानी से ठिकाना बदल सकते हैं। क्योंकि रेल से जाएगा तो कभी अभी कहीं देखे और कुछ देर के बाद कहीं और देखेंगे, इसीलिए अपने ठिकानों को बदल लेता है। इसीलिए दुश्मन देश इस पर हमला नहीं कर सकता, इसे नष्ट नहीं कर सकता, इसीलिए जीवित रहने की क्षमता ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों DRDO द्वारा विकसित किया गया, इसे DRDO ने इसे विकसित किया है अग्नि प्राइम मिसाइल को। अगला प्रश्न है, सोनम वांगचुक द्वारा स्थापित हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, ध्यान रखेंगे इसे शॉर्ट में बोलते हैं HIAL। ये उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया, क्या बनाया था, नाम क्या है, हिमालयन इंस्टीट्यूट नाम है ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख। लद्दाख में जो सुविधाओं की कमी थी, इसके अल्टरनेटिव के रूप में उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया, जहां पे उन्होंने बहुत सारी तरह की शिक्षाओं जैसे पर्यावरण से जुड़े, इंजीनियरिंग से जुड़े इत्यादि की परीक्षा इत्यादि की यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। दोस्तों इस इंस्टीट्यूट के खिलाफ किस मामले में CBI की जांच शुरू हो गई। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक के बारे में आप कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं क्या? बिल्कुल आपको जानना चाहिए। एक्स्ट्रा फैक्ट यही है दोस्तों
कि आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी। इस थ्री इडियट्स मूवी में जो आमिर खान के द्वारा रोल किया गया है, आमिर खान के द्वारा जो रोल किया गया है वो इन्हीं के जीवन पर आधारित है, सोनम वांगचुक। तो सोनम वांगचुक कौन है? तो एक पर्यावरणविद है, सामाजिक कार्यकर्ता है, साथ ही ये लद्दाख के रहने वाले हैं। लद्दाख के पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही मुखर रहते हैं हमेशा। तो इनके खिलाफ हाल में सीबीआई की जांच हो गई। इन पर आरोप लगा कि आप विदेश से धन ले रहे हैं, अर्थात FCRA का उल्लंघन कर रहे हैं। फॉरेन, दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, देख रहे हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA। तो ये FCRA का उल्लंघन करने का इस पे आरोप लगाया गया है। तो F से हो गया फॉरेन, C से कंट्रीब्यूशन, R से रेगुलेशन एक्ट, FCRA उल्लंघन का आरोप लगा है कि आपने विदेश से ऋण लिया है। लेकिन जब मीडिया वाले ने पूछा कि आपने विदेश से फंड लिया है, तो इन्होंने जवाब दिया हमने विदेशी फंड नहीं लिया है। दोस्तों इस तरह से आपको याद हो जाएगा। संस्थापक कौन है HIAL का? तो सोनम वांगचुक। क्या काम करता है ये संस्था? तो लद्दाख में शिक्षा और विकास के लिए जाने जाते हैं। जांच क्यों हुआ है? तो जांच पहले तो ये प्रदर्शन हुआ है, इसी प्रदर्शन के बीच 6ठी अनुसूची और पूर्ण राज्य की मांग हो रही थी और इसी बीच सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। दोस्तों FCRA उल्लंघन और गैर कानूनी विदेशी योगदान स्वीकार पर उपयोग करने पर कार्रवाई की जाती है इस कानून में। इसके तहत दोस्तों संबंधित विवाद क्या है? तो हिमालयन अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट जो है यह जांच लद्दाख प्रशासन और केंद्र सरकार की निगरानी में उठाए गए कदम का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रवर्धक कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसे इंग्लिश में देखें तो लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेशन प्रोग्राम, इसी का शॉर्ट फॉर्म है लीप है। दोस्तों किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर आप यहां देख सकते हैं, कर्नाटक में शुरू किया गया है। तो कर्नाटका 5 इयर्स मिशन है बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। और क्या किया जाएगा इसमें? लोकल इकोनॉमी को एक्सेलरेट किया जाएगा। लोकल इकोनॉमी, स्थानीय रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक्सेलरेट किया जाएगा इसमें। यदि 5 तथ्य को देखें लीप से संबंधित, तो यह कार्यक्रम स्थानीय उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देगा। साथ ही कर्नाटक सरकार ने 1000 करोड़ की योजनाओं के तहत लीप की शुरुआत की है। बेंगलुरु से बाहर विस्तार होगा इसका। तो कार्यक्रम का उद्देश्य बेंगलुरु के बाहर के क्षेत्र में तकनीकी परिस्थिति तंत्र का विस्तार करना है। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा इसमें। लीप के माध्यम से राज्य में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। हाल ही में नेशनल मेडिकल कमीशन ने कितने साल पूरे किए हैं? तो नेशनल मेडिकल कमीशन का फुल फॉर्म आप यहां देख सकते हैं हिंदी में, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन। तो ये NMC जो है दोस्तों, इन्होंने अभी अपना 5 साल पूरा कर लिया, अर्थात 5 वर्ष पहले 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। किस एक्ट के तहत हुई थी? तो NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत इसकी स्थापना होती है। इसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI को रिप्लेस कर दिया। पहले MCI हुआ करता था, अब क्या हुआ? NMC हो गया। मेडिकल शिक्षा संस्थानों को रेगुलेट करता है यह बॉडी, गुणवत्तापूर्ण और सस्ती चिकित्सा सुनिश्चित करता है। तो अभी करंट अफेयर्स न्यूज में क्यों है इसका? तो NMC ने हाल ही में 5 साल पूरे किए, इसलिए यह न्यूज में है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर आपसी मान्यता व्यवस्था MRA अर्थात म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट पर जो समझौता हुआ है हाल में किसके साथ, किस देश के साथ हुआ है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। यहां देखिए दोस्तों, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया साइन म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट MRA फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, अर्थात ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अर्थात जिसे हिंदी में जैविक पदार्थ बोल सकते हैं ऑर्गेनिक को। तो जैविक खाद्य पदार्थ के प्रोडक्ट के लिए दोनों देश में समझौता हुआ। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं इससे संबंधित अनफैक्ट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यह वाणिज्य भवन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। यह इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के तहत हुआ है यह, और दोनों देश ऑर्गेनिक प्रमाण मानकों को पारस्परिक मान्यता देगा। और इस समझौते में फालतू निरीक्षण घटेंगे, समय कम लगेगा और व्यापार प्रक्रियाएं आसान होगी, जिससे
जो ऑर्गेनिक उत्पाद का निर्यात बढ़ जाएगा। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो 26 सितंबर 2025 से रिलेटेड बन सकता था, उन सभी को देखा है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें। कुछ आवश्यकता हो तो कमेंट में जरूर पूछ लें। दोस्तों साथ ही इस YouTube चैनल पे YouTube चैनल पे 2 सब्जेक्ट की और शुरुआत हुई है। एक है हिस्ट्री जो आपको NCERT से पढ़ाया जा रहा है, और साथ ही साइंस में फिजिक्स भी NCERT को बेस बना करके पढ़ाया जा रहा है। तो इन दोनों सब्जेक्ट का जो मॉड्यूल है, पढ़ाने का तरीका है, इसमें सबसे पहले आपको हिस्ट्री का सबसे पहले आप लेक्चर देख सकते हैं। लेक्चर देखने के बाद उसी से रिलेटेड MCQ सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम तक एक अच्छी स्थिति में हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से आपको यूनिट एंड डायमेंशन और मेजरमेंट का आपको वीडियो दे दिया गया फिजिक्स में। इसका पहले लगभग 38 मिनट तक लेक्चर है, और उसके बाद जो है 12 मिनट में टोटल 40 क्वेश्चन का MCQ है, 40 क्वेश्चन का MCQ है। इसे जरूर देखें दोस्तों, ये आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।